नमस्कार, मारो राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका राय। शाम के 7 बजने को है और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे राजस्थान के रण पर दिल्ली में मंथन। खबर नंबर 2 होगी बच्चों संग सीएम की दिवाली की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे लेक सिटी के गोल्ड थीफ। खबर नंबर 4 होगी हमसे क्या भूल हुई। खबर नंबर 5 दिखाएंगे 7 साल की मासूम ने मुखाग्नि दी। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर संसार क्यों भूल गए सरकार और बेरोजगारों में बाहर पर। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान के रण को लेकर दिल्ली में मंथन की जाएगी। थोड़ी देर में यानी कि अब से कुछ ही समय में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। मिशन 2023 और 2024 को लेकर महामंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बड़े नेताओं के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा की जाएगी। मिशन 2023 को लेकर यहां पर बड़े नेताओं की बैठक होनी है। शाम 7 बजे का वक्त दिया गया था और संभवतः कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां पर कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी मिशन 2023 और 24 की तैयारियों में जुट चुकी है और इसी को लेकर यह अहम बैठक दिल्ली में की जा रही है। और दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 7 बजे का समय दिया गया था, 7 बज चुके हैं। कौन कौन लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और कितने देर में बैठक की शुरुआत? बिल्कुल प्रियंका, सबसे पहले और सबसे तेज जानकारी यह है कि बीजेपी राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। तमाम बीजेपी कोर ग्रुप राजस्थान के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। तो सबसे पहले जानकारी यही कि जिस पल का इंतजार था 7 बजे वो पल पूरा हो चुका है। बीजेपी कोर ग्रुप की राजस्थान की बैठक राष्ट्रीय मुख्यालय में शुरू हो गई है। तमाम राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, सांसद सीपी जोशी, राजेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से है क्योंकि मिशन 2023 और 24 में कैसे विजयी पताका फहराई जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण टास्क है, जिसको लेकर बीजेपी आज साफ तौर पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। इससे पहले राजस्थान की बीजेपी को कैसे एकजुट किया जाए, एक जाजम पर कैसे खड़ा किया जाए, ये राष्ट्रीय आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको पार पाने के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम आला नेताओं के दौरे आगामी दिनों में राजस्थान में होने हैं। ऐसे में उनको कैसे सक्सेसफुल किया जाए, जनता को कैसे जोड़ा जाए और प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार जो अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी 20 नवंबर से लेकर अगले 1 महीने तक जन आक्रोश यात्रा तमाम 200 विधानसभा सीटों पर निकालेगी। ऐसे में गहलोत सरकार के खिलाफ कैसे मुखर रूप से उतरा जाए, ये तमाम गुर पार्टी के प्रमुख नेताओं को आज दिए जाएंगे ताकि वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और गहलोत सरकार का खिलाफ एक आक्रोश तैयार करें प्रदेश के अंदर। और मिशन 2023 में जुटने के लिए जो भी टास्क होंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, वो आज बताए जाएंगे कि इन मुद्दों पर हमें फोकस करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रदेश केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार प्रसार भी तमाम नेता करते नजर आएंगे अगले दिनों में। और इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम में एक बड़ी जनसभा करेंगे। ये जनसभा न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान से सटे गुजरात और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी नजदीक है। ऐसे में वहां के आदिवासी मतदाताओं को साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गहलोत सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपनी 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और बीजेपी लगातार कहती है कि 4 साल के कार्यकाल के दौरान
प्रदेश की गहलोत सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त रही है, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा है और पूर्णतः विफल प्रदेश की गहलोत सरकार है। ऐसे में जो कथित जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी 20 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा का आगाज प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में करने जा रही है और उस जन आक्रोश यात्रा में राष्ट्रीय नेता भी वहां जाएंगे और ये माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार तमाम मोर्चों पर विफल रही है। जो अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी के भीतर चला उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। ऐसे में अब 2023 का विधानसभा चुनाव सामने है तो प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। ये बीजेपी का फोकस है और यही कारण है कि 200 विधानसभा सीटों पर जब ये यात्रा 20 नवंबर से इसका जब आगाज होगा तो 600 नेता प्रदेश में एक साथ पूरे सूबे के अंदर इस यात्रा का आगाज कर ये मैसेज देंगे कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार विफल है और यही कारण है कि राष्ट्रीय नेताओं को वहां भेजा जाएगा और 17 सितंबर वो दिन होगा जब ये यात्रा जयपुर पहुंचेगी और लाखों की तादाद जुटाकर एक विशाल विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी भी बीजेपी ने की है कि जयपुर जब ये यात्रा पहुंचे तो 17 दिसंबर को एक विशाल विरोध प्रदर्शन खड़ा किया जाए सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और तमाम कमी खामियां गिनाई जाए और प्रदेश की जनता का समर्थन सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की ओर से। लेकिन इस वक्त बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है लखवीर कि सीएम के लिए बहुत सारे फेसेस हैं, सबको एक साथ करना और मनाना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और राजस्थान में बीजेपी का एक संगठन लिहाज से देखा जाए तो काफी मजबूत स्तर है। लेकिन राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरों की अगर बात की जाए तो 1.5 दर्जन से चेहरे सामने आते हैं और पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से राजस्थान बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर जो गुटबाजी निकलकर अब जगजाहिर होने लगी है, सड़कों पर जो दिखती है, वो राष्ट्रीय आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि कैसे प्रदेश की बीजेपी को एकजुट किया जाए। हालांकि इस बात पर तो मुहर नहीं लगेगी कि इस बैठक में प्रदेश का चेहरा कौन होगा, इस पर मुहर लगेगी या उस लिहाज से बैठक है। लेकिन तमाम नेताओं को एक जाजम पर कैसे खड़ा किया जाए, कमल के फूल के निशान के नीचे ये तमाम नेता कैसे आए, ये तमाम निर्देश आज दिए जाएंगे क्योंकि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कई बार क्लियर कर दिया है कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल। इस महामंथन में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर बीजेपी बारीकी से निगाह रखे हुए है। दिल्ली में होने वाली कोर कमेटी में जाने से पहले बीजेपी नेताओं ने आशंका जताई कि इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का मानना है कि सीपी जोशी के पास इस्तीफे रखवाकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा दांव चला है। हाँ या ना में कुछ नहीं कहे तब तक वो लटका हुआ रह सकता है। तो अभी स्थिति लटकी हुई है। कानूनी दृष्टि से तो उनका त्यागपत्र सबका स्वीकार होना चाहिए क्योंकि हमारे नियमों में यह है कि अगर कोई इच्छा भी जाहिर करे तो निश्चित रूप से उसका त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। तो वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी ने गहलोत सरकार को अल्पमत की सरकार करार देते हुए सीएम गहलोत से इस्तीफा मांगा है। देवनानी ने कहा कि 92 विधायकों के स्पीकर को इस्तीफा देने के बाद इस सरकार ने अपना वजूद खो दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है, मगर सरकार असंवैधानिक तरीके से तबादले कर रही है, जबकि प्रदेश में या तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या फिर अगले चुनाव की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जब अब इनकी घोषणा के अनुसार 92 लोग इस्तीफा दे चुके हैं, मैं समझता हूं उसके बाद शायद सरकार का अस्तित्व ही समाप्त है और नैतिकता के आधार पर इस समय मुख्यमंत्री जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते और ये ट्रांसफ़र जितने भी वगैरह हो रहे हैं ये निश्चित रूप से अवैधानिक हैं। इसलिए इनको अशोक गहलोत सरकार जो अल्पमत की सरकार हो गई है, इसलिए इनको तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और निश्चित रूप से उसके बाद राष्ट्रपति शासन और मध्यावधि चुनाव जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग का समर्थन किया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन चिंता का विषय है। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रित होगी तभी देश तरक्की के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा।
को आगे ले जाना और देश को शिखर तक पहुंचाना, इसके लिए नितांत आवश्यक है कि जो दत्तात्रेय जी ने जो बात कही है उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए और उनके शब्दों को चरितार्थ करने के लिए एक कानून भी बने, प्रावधान भी बने और वो सबके ऊपर समान रूप से लागू। जिस तरीके का देश के अंदर सामाजिक संस्थाएं ले लो, बुद्धिजीवी ले लो, अनेक जनसंख्या विशेषज्ञ ले लो, ये तमाम लोगों की राय और अलग अलग लेखनी के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से बातें सामने निकल कर आई है कि अब प्राकृतिक संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय के अंदर एक विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। इसलिए एक समान कानून इस बात का बने जो सबके ऊपर लागू हो, वो किसी को धर्म के आधार के ऊपर या किसी को वर्ग के आधार के ऊपर उसके अंदर कोई रियायत नहीं हो। उधर अलवर से बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ के बोल सामने आए हैं। बीजेपी सांसद ने भिवाड़ी के एसपी से कहा है कि बच्चों का अपहरण कर हत्या करने वाले अपराधियों को अरेस्ट करने की बजाय मौके पर सजा देनी चाहिए थी। अपराधियों में भय होना जरूरी है, तभी जाकर प्रदेश में अपराध कम होगा। अलवर सांसद 3 बच्चों के अपहरण के बाद 2 की हत्या मामले में ज्ञापन देने आए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान भी बीजेपी सांसद ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों को 6 महीने में फांसी मिलनी चाहिए। तुरंत से तुरंत जो पकड़े गए हैं, मैं तो मानता हूं कि 6 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और राजस्थान से पूरे देश भर में संदेश जाना चाहिए कि राजस्थान के अंदर आज जो लोग अपराध करते हैं उनको सजा मिलती है और जनता को न्याय मिलता है। लेकिन ये संदेश राजस्थान से अब तक 5-4 वर्षों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पीड़ित परिवार को आपकी तरफ से कोई सहायता? बिल्कुल, मैं मिलूंगा उनसे, क्योंकि मुझे कल पता लगा था, पहले तो मेरा जाने का था कार्यक्रम, लेकिन उनका जो एक अपनी परंपराओं का निर्वाह जिस तरह से एक तरह से जो भी परिवार में इतनी बड़ी क्षति हुई है। और खबर राजसमंद से है, जहां सहकारिता मंत्री उदय लाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री अंजना जूते पहनकर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्पीकर सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर नेताओं ने श्रीनाथ जी के समक्ष जूते उतारकर दीप प्रज्वलित किए। वायरल वीडियो 10 अक्टूबर का बताया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वो करेंगे अच्छी खबर का। गहलोत सरकार ने 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है। पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तीनों को अब शुरुआत में 10,400 रुपए का वेतन दिया जाएगा। जिन संविदा कर्मियों को अभी 10,400 से ज्यादा मिलते हैं, उनका वेतन पहले की तरह ही मिलता रहेगा। 9 साल की सर्विस पूरी करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरी करने पर 32,300 रुपए सैलरी दिए जाएंगे। इन पदों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में लिया गया है। शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक के पदनाम बदले गए हैं। शिक्षा कर्मियों को अब शिक्षा सहायक, पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक कहा जाएगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में इससे सीधे तौर पर 31,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं, संविदा कर्मचारी, वो इससे लाभान्वित होंगे। जिस विभाग ने ये पूरा कामकाज किया है, उनके कैबिनेट मंत्री जो हैं हमारे साथ में बीडी कल्ला जी मौजूद हैं, राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री हैं। सर, क्या डिसीजन आप लोगों ने लिया है जिसके से सीधे तौर पर 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को आप नियमित कर सकेंगे? देखिए, आज जो निर्णय लिया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स जो 31,473 के लगभग हैं, उनको शुरू में 10,400 रुपये जो है दिए जाते रहे हैं, उनको बढ़ाकर 9 वर्ष बाद 18,500 और उसके बाद जब 18 वर्ष हो जाएंगे तो उनको 32,300 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार लंबे अरसे से उनकी मांग चली आ रही थी कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएं या हमको किसी न किसी रूप में सरकार जो है हमारी मांगों को सुने।
मुझे संविदा समिति का कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष भी बना रखा था, तो हमने शुरू में बोनस अंक देकर जिस विभाग में जो वैकेंसीज निकलती है उसमें जो संविदा के ऊपर काम करने वाले लोग हैं उनको बोनस अंक देकर नियमित करने का एक सर्कुलर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से निकलवाया था। उसके अंतर्गत पैरा टीचर जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है वो लगभग 10,000 नियमित हुए और अब इस दूसरी किस्त में 31,473 व्यक्ति जो हैं करीब ये समझिए कि एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में जो थे उनका मानदेय बढ़ाकर उनको एक तरीके से नियमित करने जैसा काम किया गया है। सर, बीजेपी बार बार कहती है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार ने लाखों रोजगार की बात की थी, लेकिन क्या बीजेपी के आरोपों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई थी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की अध्यक्षता में। 5 वर्ष से उसने कुछ नहीं किया। हमने तो करीब आप देखिए 10,000 और 31,473 41,473 व्यक्तियों को इस तरीके से जंप दिया है। आज मान लीजिए जिस व्यक्ति को 10,400 रुपये मिल रहे थे वो 9 वर्ष बाद बढ़ जाएंगे, 18 वर्ष बाद 32,300 रुपये हो जाएंगे। तो इसका मतलब उनको जंप मिला है। उनको निश्चित रूप से संविदा सेवाएं, वो भी जानते थे कि संविदा सेवाएं जो है वो एक तरह कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज है, लेकिन इसको नियम बनाकर जैसे अमली जामा पहनाया गया है। मैं समझता हूँ कि दीपावली की उनको एक तरह से सौगात है और मैं समझता हूँ जो जितने भी संविदा कर्मी हैं वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। सर, इसमें शिक्षा कर्मी शामिल हैं, पंचायत सहायक हैं, पैरा टीचर्स हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं संविदा कर्मी जो बाट जो रहे हैं सरकार की तरफ। CHA है और भी कई लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं सरकार तक, और क्योंकि आप कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? संविदा और निविदा में फर्क है। कुछ लोग जो संविदा में लगे हुए हैं उसको सरकार डायरेक्ट तनख्वाह देती है और जो ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं वे निविदा कर्मचारी हैं। तो प्राय संविदा कर्मचारी तो लगभग करीब कवर हो गए हैं और जो रह गए हैं उनके लिए सरकार ने मुख्य सचिव के माध्यम से एक सर्कुलर निकाल रखा है कि जब भी रेगुलर वैकेंसीज निकलेंगी तो उन संविदा कर्मियों को बोनस अंक 30 देकर उसको नियमित करने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। तो आपने सुना राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री जो हैं BD कल्ला जी को, जो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, उनकी समस्याओं के लिए जो कैबिनेट सब कमेटी बनी उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 31,000 से ज्यादा सीधे तौर पर संविदा कर्मी इससे लाभान्वित होंगे और राजस्थान सरकार ने दीपावली के ठीक पहले जो है ये सौगात जो है इन तमाम संविदा कर्मियों को दी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए इसी के साथ एक और अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। आज जयपुर वासियों को दूसरे बड़े पार्क की सौगात मिली है। सीएम अशोक गहलोत आज शाम इस पार्क का लोकार्पण किया। मानसरोवर में ये पार्क करीब 52 एकड़ पर फैला हुआ है। इस सिटी पार्क के प्रथम फेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ 65 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा। 2 फेज में बनने वाले पार्क में निर्माण पर करीब 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों फेज पूरा होने के बाद सेंट्रल पार्क के बाद ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन जाएगा। तो 2 फेज में पार्क बनकर तैयार होगा। 5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पिंक सिटी को ये दूसरे सबसे बड़े पार्क की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम इस पार्क का उद्घाटन किया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।